बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नहीं हुआ है अभी सवेरा, सूरज की लाली पहचान, चिड़ियों के चहचहाने से पहले खाट छोड़ के उठ गए हमारे किसान। जय जवान जय किसान। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन देखने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। हर बार की तरह हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां लेके आते हैं। आज भी कुछ खास जानकारियां लेके आए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अधिक उपज के लिए कराएं मिट्टी जांच। रबी फसलों को पाला से बचाने के लिए करें सिंचाई। पालक साग की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए पूसा ज्योति। अब समाचार विस्तार से। कृषि वैज्ञानिकों ने अधिक उपज लेने के लिए किसानों से अपने खेतों की मिट्टी जांच करवाने की अपील की है। मिट्टी के नमूने की जांच की सुविधा जिला कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है। जांच में आए परिणाम के आधार पर मिट्टी का उपचार और उर्वरक प्रबंधन किया जा सकता है। किसान भाई, रबी फसलों को पाला से बचाने के लिए खेतों में हल्की सिंचाई करें और खेत के आसपास धुआं करें। गंधक का छिड़काव कर भी फसल को पाला से बचाया जा सकता है। किसान भाई, उत्पादन बेहतर हो उसके लिए पोषक तत्व प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी है। रासायनिक उर्वरक, जैविक और जीवाणु खाद का संतुलित और समयानुकूल प्रयोग करें ताकि उत्पादन में वृद्धि हो और अधिक से अधिक लाभ हो। कोई भी फसल हमारे किसान भाई लगाते हैं तो उनका उत्पादन, एक लक्षित उत्पादन जो होता है उसको लेना है, तो उसके लिए किसान भाइयों को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए पोषक तत्व प्रबंधन। पोषक तत्व प्रबंधन के दौरान जैसे कोई भी फसल हमारे किसान भाई लगाते हैं तो उसमें 16 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए और मिट्टी से 13 प्रकार का पोषक तत्व लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के किसान भाई क्या है कि जितना उनके पास गोबर खाद है वो डाल दिए, जो उनके पास रासायनिक खाद का जो उनके पास प्रबंधन हुआ उसको डाल दिए। लेकिन हमारे किसान भाई क्या है, बीज अच्छा लगाते हैं क्योंकि उनको दिमाग में रहता है कि हमको उत्पादन अच्छा से अच्छा लेना है। लेकिन कोई भी फसल जब उत्पादन अच्छा देती है या लक्षित उत्पादन देती है तो उसको जब तक पोषक तत्व अच्छा नहीं मिलेगा तब तक उत्पादन नहीं मिलेगा। पालक साग की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा ज्योति, ऑल ग्रीन, देशी, पूषा माधवी लगाएं। पालक साग की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के पहले गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 90 किलोग्राम, स्फूर 45 किलोग्राम और पोटाश 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। सिंचाई सप्ताह में एक बार करें और छोटी छोटी क्यारी बनाकर पंक्तियों में बुआई करें। किसान भाई, आलू के कंद कोड़ने के लिए बिरसा पोटैटो डिगर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 60 से 70 डेसिमल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है लत्तेदार सब्जी फसलों में कीटों की रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती करने जा रहे हैं तो बुआई या रोपाई से एक सप्ताह पहले खेत के चारों ओर मक्का फसल लगा दें। इससे लत्तेदार सब्जी फसल कीटों के प्रकोप से मुक्त रहती है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 20। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां पे आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तरह तरह जानकारियों का लाभ लिया, मौसम के मिजाज के बारे में जाना और मंडी का कैसा रहेगा भाव वो भी जाना। अब वक्त तो चला छोटे से विराम का। अब कहीं मत जाइए, हम यूं गए और यूं आए। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, आप मशरूम की खेती कर रहे हैं और मशरूम की खेती के बारे में आप जानते भी हैं। दिन प्रतिदिन मशरूम की खेती के बारे में जानकारियाँ आपको मिलती रहती है। आपको बताते चले कि मशरूम की खेती से आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाली है, क्योंकि मशरूम में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण और विटामिन पाए जाते हैं। मशरूम अब खाद्य पदार्थ के रूप में ही नहीं, औषधि के रूप में भी इस्तेमाल की जा रही है, जिस कारण इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इसी संदर्भ में हमारा आज का विषय है मशरूम की उन्नत खेती एवं विधि। तो चलिए चलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मशरूम की उन्नत खेती के बारे में और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है जिला उद्यान विशेषज्ञ शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है मशरूम की उन्नत खेती, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि मशरूम की खेती करनी हो तो उसके लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए। मशरूम की खेती करने के लिए सबसे पहले तो उन लोगों को प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत है। जो प्रशिक्षण हमारे सरकार के तरफ से दिया जा रहा है। हम लोगों ने इस बार पलामू ज़िले में 200 लाभुकों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया है और उनको प्रत्येक लाभुक जो है उनको
30 किट हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। प्रत्येक किट में कम से कम 3.5-4 किलो मशरूम, वेस्टर्न मशरूम का उत्पादन वो लोग कर पाएंगे और बाज़ार में बेचकर 30 चौके या साढ़े चौके कहें तो 120 से लेके 150 किलो तक मशरूम का उत्पादन वो लोग कर पाएंगे, जिसका बाज़ार भाव 100-150 की रुपये किलो से कम नहीं है। तो इतना इनकम उनको घर बैठे ही हो जाएगा। उनको फिर उसके लिए अलग से ना समय देना है, ना अलग से मेहनत करनी है, ना अलग से ज़मीन लेना है। अपने घर में का ही एक छोटा सा पार्ट उसको स्पेयर करना है और उसी में वो मशरूम की खेती करना है। शैलेंद्र जी, ये बात बताएं कि शुरुआती दौर में क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है या कैसे वो लोग तैयार करते हैं कि मशरूम की खेती वो घर से कर पाएँ? मशरूम को साफ़ सुथरा वातावरण चाहिए, जहाँ गर्मी ना लगे, धूप ना हो। धूप हो जाने पर मशरूम का उत्पादन नहीं हो पाएगा। टेम्परेचर अगर वातावरण में बढ़ गया तो मशरूम का उत्पादन नहीं हो पाता है। 2 तरह के मशरूम हैं, एक ओयस्टर जो हमारे यहाँ हो पा रहा है और दूसरा बटन मशरूम है। बटन मशरूम को तो बहुत कंट्रोल्ड के टेम्परेचर चाहिए, वो एसी के बिना वो काम नहीं कर सकता है, उसका उत्पादन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ओयस्टर मशरूम बिना एसी के भी हम लोग उसका उत्पादन कर सकते हैं और सावधानी ये बरतनी है कि उन जो वातावरण दिया जाए वो साफ़ सुथरा हो, गंदगी वहाँ ना हो, किसी तरह के ये का प्रवेश नहीं हो, धूप का भी प्रवेश नहीं हो और समय समय पर उसकी सफाई वगैरह पर ध्यान देने की जरूरत। कोई किसान अगर मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रशिक्षण कहाँ से लेंगे और कैसे वो अपने स्थान पर मशरूम की खेती कर पाएंगे? अपने ही स्थान पर उनको मशरूम की खेती करनी है, अपने ही स्थान पर करेंगे। उसमें घर का एक कमरा छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा कमरा होगा तो उसमें ज़्यादा यूनिट वो लगा सकते हैं, छोटा कमरा है तो उसमें भी 20-30 यूनिट वो लगा सकते हैं। केवल टांगने के लिए जगह चाहिए उनको। और प्रशिक्षण एक हम लोग अपने स्तर से, सरकारी स्तर से भी देते हैं और प्रशिक्षण देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भी है। रांची में भी बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं जो मशरूम पर, जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है या प्लांडू है, कहीं भी मशरूम का ट्रेनिंग लिया जा सकता है। शैलेंद्र जी, कोई किसान अगर मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पॉन कहाँ से उनको लेना होगा और कैसे वो अपने घर पर इसका खेती कर पाएंगे? अभी जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग किट सप्लाई कर रहे हैं, उसमें सारी चीज़ दे के ही उनको कर रहे हैं। उसमें फॉर्मलिन डाला रहता है, फॉर्मलिन से सफाई की रहती है। जो ये धान का जो पुआल और गेहूं का जो है वो कुट्टी भी, सारी चीज़ें वो उनके घर में भी उपलब्ध है। और स्पॉन भी प्रत्येक किट में 120 से 150 ग्राम तक स्पॉन डाल के हम लोग देते हैं। उनको केवल वहाँ लटकाना है। अगर अपने स्तर से, जब हम नहीं दे रहे हैं, अपने स्तर से करना है तो स्पॉन रांची में उपलब्ध है। बाकी चीज़ें फॉर्मलिन भी बाज़ार में उपलब्ध है और बाकी जो चीज़ उसका मटेरियल लग रहा है, बेस जो लग रहा है, वो उनके घर में ही उपलब्ध है। धान का पुआल या गेहूं की कुट्टी को लेकर छोटे छोटे टुकड़े में काट के उसको ले लेना है। अगर पानी में उसको फूलने देना है, फॉर्मलिन उसमें डाल देना है, सो दैट उस सारी चीज़ें उसकी साफ़ हो जाएं। उसके बाद फिर छाया में सूखने देना है। और किसान को, जो किसान महिला किसान करना चाहती हैं, ये चीज़ उनको नहीं समझ में आए कि कितना इसमें मॉइस्चर रहना है या नहीं रहना है, तो वो मुट्ठी बांध के देख लें उसको पकड़ के। अगर मुट्ठी बंधा जाती है तो कुछ देर और सूखने देना है। मुट्ठी बंधाना जब बंद हो जाए तभी उसको फिर पॉलीथीन के पैक में लेयर बाय लेयर डालना है, ये करना है। उसके बाद एक लेयर 2 इंच का डालना है, उसके बाद स्पॉन डालना है, फिर 2 इंच का लेयर डालना है, फिर स्पॉन डालना है। इस तरह से करते हुए पूरे बैग को भर देना है, फिर बांध देना है और जगह जगह जहाँ जहाँ उन्होंने डाला है स्पॉन, वहाँ छेद 4-5 छेद हर लेयर में कर देना है और उसको बांध के फिर लटका देना है किसी लकड़ी से, जो या जो उनकी कड़ी होगी घर में उससे, और इसके बाद उसको छोड़ना है। शैलेंद्र जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि उसकी ह्यूमिडिटी कितनी मेंटेन करनी चाहिए, कैसे उसको उस रूम की टेम्परेचर को हमारे किसान भाई मेंटेन करके रख सकते हैं? वो कमरा गर्म न हो जाए, इसलिए ज़मीन पर भी, फर्श पर भी थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत है। और स्प्रेयर भी हम लोग सप्लाई करते हैं उसके लिए, हैंड ड्रिवन स्प्रेयर। उस स्प्रेयर से उसके ये में पानी थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि वो एकदम ड्राई नहीं हो जाए और उसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। शैलेंद्र जी, ये बताएं कि कितने समय में मशरूम जो है वो तैयार हो जाती है और तोड़ाई कितने समय में उसको किया जा सकता है? 15 से 21 दिन के अंदर पहली तोड़ाई के लिए मशरूम तैयार हो जाता है। और जितना बड़ा किट हम लोग दे रहे हैं उसमें करीब 1 से 1.5 किलो पहले ये में मशरूम आ जाता है, दूसरे में थोड़ा सा कम आएगा, तीसरे में थोड़ा सा कम आएगा, इस तरह से चौथे में फिर
कुल मिला के 3 से 4.5 किलो तक मशरूम एक कीट से हमारा उत्पादन हो जाता है। शैलेंद्र जी, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे कि मशरूम की खेती करके वो कैसे लाभ ले सकते हैं? जो भी किसान अपना समय थोड़ा बचा सकते हैं या समय ऐसे बच जाता है पारंपरिक खेती करने के बाद या घर के कार्यों के बाद, वो समय अनावश्यक कामों में अनप्रोडक्टिव वर्क में न गंवा के मशरूम की खेती करें और कुछ अच्छी खासी आय प्राप्त कर लें। यही मैं अपने किसानों को राय देना चाहूँगा। तो देखा किसान भाइयों, शैलेंद्र जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि मशरूम की खेती करके आप कैसे अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। शैलेंद्र जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद बुलाने के लिए। खेती बाड़ी तो आप कर ही रहे हैं हमारे किसान भाई बहन, और उससे बहुत मुनाफा भी ले रहे हैं। इसके साथ साथ भी आप टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा आपको मिल सकती है। इसी संदर्भ में हम आज आपके लिए जो विषय लेके आए हैं वो है जरूल के पौधे पर तसर कीट का पालन आप कैसे करेंगे, किन विषयों पर खास तौर पे ध्यान रखेंगे जिससे आपको मुनाफा मिल सकती है। तो चलिए देर न करते हुए लेते हैं संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि जरूल के पौधे पे तसर कीट का पालन आप कैसे कर सकते हैं, और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हैं डॉक्टर गांधी दत्त सर। जैसा कि आज का हमारा विषय है कि जरूल के पौधे पे तसर कीट का पालन, तो सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जरूल का पौधा होता क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। कल्टिवेटेड कंडीशन में नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए अर्जुन आसन में कीट पालन होता रहता है। और इसके अलावा अभी एक नया पौधे भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हमारा वन एवं पर्यावरण का मंत्रालय से भी हुआ है। ये लेजोस्टोमिया स्पीसियोसा इसका नाम है। इसका वन में एक्सपेंशन के लिए, पौधारोपण के लिए भी यूज़ करना है, साथ साथ टसर कल्चर के लिए भी यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग का कीट पालन का द्वारा किसान भाइयों का इनकम भी बढ़ते हैं, साथ साथ पर्यावरण का भी एक सुरक्षा, पर्यावरण का सुरक्षा भी बनते हैं। जैसे CO2 कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होते हैं, और पर्यावरण का टेम्परेचर जो उष्ण ग्लोबल वार्मिंग इनको भी कम करने का ये मदद करते हैं। अच्छा डॉक्टर दास, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आप जेरुल के पौधे की बात कर रहे हैं जिसमें तसर की जो रेशम कीट है उनको पाला जाए, चूँकि वो उसके भोज्य पौधे हैं, तो क्या इसकी जो बागवानी है, जिस तरह से अन्य पौधे लगाए जाते हैं, उसी तरह से इसको भी किसी भूखंड पर लगा के किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो किस तरह के भूखंड की ज़रूरत होगी और क्या पूरी विधि है? इस जरूल पौधे के लिए भी आपको अर्जुन आसन जैसे ही भूखंड में आप लगा सकते हैं, तो उसी पद्धति को फॉलो करके इसको पालन कीट पौधे पालन कर सकते हैं कीट पालन के लिए। और एक एडवांटेज है आपका, तो ये तेज़ी गति से बढ़ते हैं, तो ये लिप का पत्तियाँ बहुत जल्दी अंकुरन होते हैं। कटाई छटाई करने के बाद मार्च अप्रैल में किसान भाइयों उसको कटाई छटाई करते हैं, ताकि अंकुरन नेचुरल अंकुरन के साथ साथ इसको मैचिंग करते हैं, ताकि उसका पत्ती का ज़्यादा उपज मिल सकता है जुलाई में। तो जुलाई में फर्स्ट क्रॉप ईयरिंग करते हैं, उसके बाद सितंबर में सेकंड क्रॉप कमर्शियल क्रॉप करते हैं। उसके लिए कटाई छटाई मार्च में करने से आपको जुलाई में फर्स्ट क्रॉप के लिए पत्तियां तैयार रहते हैं। अप्रैल में कटाई छटाई करेंगे तो आपको सितंबर में पत्तियां आपको उपलब्ध रहता है। ये अर्जुन आसन में, इस आसन और जरूल में दोनों में 2 क्रॉप, फर्स्ट एंड सेकंड क्रॉप दोनों एक साथ कर सकते हैं। जो किसान भाइयों ने जरूल के पौधे लगाए हैं अपने खेतों में, तो वो कौन सी अवस्था होगी जब उस पर कीटों का संचालन वो कर सकते हैं, या उसको लगाने के कितने महीने या वर्षों के बाद में वो उसमें पूरी तरह से खेती करने के लिए तैयार हो सकते हैं? सपोज नए पौधे आप पौधारोपण किए हैं, तो उसके लिए एक एस्टाब्लिशमेंट पीरियड ज़रूरत है। जरूल के लिए आपको 3 साल में वो कीट पालन लायक बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं, तो 3 साल के बाद कीट पालन कर सकते हैं। ये एडवांटेज है जरूल पौधे में। जैसे अर्जुन में देखेंगे 4 साल लगते हैं पौधारोपण होने के बाद कीट पालन शुरू करने तक, और असल में 5 साल तक वेट करना पड़ता है। कुछ रोग अर्जुन असल में वो पत्ती का ये ब्लैक लीफ स्पॉट एक डिजीज़ लगते हैं, बैक्टीरिया, और गाल इंसेक्ट ये गाल्स बनते हैं, और पाउडरी मिल्ड्यू, ये 3 रोग लगते हैं अर्जुन आसन पत्ती में। वो इस जरूल पौधे में बहुत कम लगते हैं, बिल्कुल नहीं भी रहते हैं, इसलिए उसका
पत्ती का गुण बहुत ही अच्छी रहते हैं। उसका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो कीट पालन के लिए जो ज़रूरत है वो अच्छी मात्रा में रहते हैं। वो बराबर आपको अर्जुनासन बराबर इसमें भी अच्छी क्वालिटी रहते हैं, ताकि आपका कीट पालन में अच्छी कोकुन्स कोशा बनता है। डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी बात कही थी आपसे। ये रेशम कीटों का बोझ पौधा है, आपने कहा कि इसमें कीटों का प्रकोप जो है कम होता है, लेकिन जो पौधों की गुणवत्ता है या पत्तियों की जो गुणवत्ता है उसको निरंतरता के साथ मेंटेन करने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? सही, इसमें आप देख लीजिए, अभी पौधारोपण अभी डिफरेंट है। बहुत पहले किसान भाई बहुत नैरो में 4 फीट फॉलो करते थे, उसमें कीट पौधे को मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आती थी। अभी आपका मैन पावर मिलना भी मुश्किल है। सो अभी ज़्यादा अंतरण में 10 फीट बाई 6 फीट पौधे टू पौधे 10 फीट अंतरण देते हैं। दो श्रेणी का बीच में आप 6 फीट रखें, लाइन टू लाइन 6 फीट और पौधे से पौधे 10 फीट रखें। इस अंतरण में आपको खर्चा नहीं होते हैं लेबर का हिसाब से। और इसमें भी क्या जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइज़र है, अन्य पौधों की तरह ही इसमें भी प्रयोग करनी चाहिए? हाँ, इसमें भी फर्टिलाइज़र, गोबर खाद का भी यूज़ करना चाहिए, ताकि आपको पत्ती का क्वालिटी अच्छी तरह मिलेगी। 2 kg गोबर खाद हर एक पौधे को 1 साल का हर एक साल देना पड़ता है। वैसे ही NPK, यूरिया, SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, SOP ये भी देना पड़ता है। वो 100 और 50 kg पर हेक्टर पर ईयर इसको देना पड़ता है। इसको भाग कर कितना ग्राम एक पौधे को आता है वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। रूट जोन में उसको पिट बनाकर पिट में डालकर बंद करते हैं। वो भी ट्रंक से 2 फीट दूर में एक इनपुट को हमको देना पड़ता है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि जो जेरों के पौधे हैं वो 3 साल के अंदर में तैयार हो जाते हैं कीटों के संचारण के लिए, तो उसके पूर्व में उसकी प्रूनिंग भी करनी पड़ती होगी कि ब्रांचेस उसमें से बेहतर ढंग से निकले। तो उस समय हमारे किसान भाई क्या सावधानी बरतें कि उनके प्लांट को नुकसान नहीं हो, बल्कि ब्रांचेस भी अच्छा है, पत्तियाँ भी जो कीट हैं उनके अनुकूल। हाँ, उसके लिए अब पौधारोपण होने के बाद 3 साल, जो भी 3 साल, 4 साल, 5 साल का एस्टाब्लिशमेंट पीरियड के बाद उसको साइड ब्रांचेस काटना है। और हाइट को भी आपका कटाई छटाई का जो पोलाडिंग बोलते हैं, पोलाडिंग मीन्स ट्रंक को काट देना, वो 3 से 5 फीट तक, 5 फीट का अंदर उसको काटते हैं। और ब्रांचेस निकलेंगे, वो ब्रांचेस को प्रून करेंगे और 1 इंच डायमीटर का नीचे वाला ब्रांचेस को ट्रिम करके वो शेप देंगे, ताकि आसानी से कीट पालन कर सकें। ये मार्च अप्रैल महीने में करते हैं। देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर गांधी दास ने काफ़ी विस्तार से बताया है कि जो जेरुल के पौधे हैं उस पर भी आप तसर रेशम कीट का पालन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अन्य पौधों से कम समय लगता है इसको तैयार होने में, और किसान भाइयों के लिए भी काफ़ी उपयोगी है कि जिस भूमि पर वो खेती नहीं कर रहे, ऊपरी है या किसी अन्य तरह की भूमि है, उस पर भी तसर रेशम कीट का पालन कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, आपकी मेहनत को आसान और सरल बनाने के लिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ढेरों जानकारियां देते हैं। इसी संदर्भ में अगर आपको कृषि जगत से जुड़ी हुई कोई भी सुझाव या आपको कोई सवाल है तो आप हमें खत लिख सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए हमारा पता, तो नोट कीजिए हमारा पता। कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। किसान भाई बहनों, हम जानते हैं कि आपकी व्यस्तता इतनी होती है कि हमारे प्रसारण समय पे हमारे इस कार्यक्रम को आप नहीं देख पाते हैं। इसके लिए आप कभी भी कहीं भी यूं कहें कि खेतों में काम करते हुए हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और जानकारियां ले सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। साथ ही साथ आप फेसबुक और ट्विटर के साथ भी जुड़ सकते हैं। आज के अंक के लिए बस इतना ही। अगले अंक में बहुत जल्द होगी मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।